छात्रों, आज हम प्रजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रजाति व्यक्तियों का वह विशाल समूह है जिसके सदस्यों को सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से भिन्न पहचाना जा सके। अतः प्रजाति सांस्कृतिक अथवा क्षेत्रीय अवधारणा नहीं है, वरन जैविकीय अवधारणा है। प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों के कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण होते हैं। यह शारीरिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। अतः प्रजाति वर्गीकरण के यह लक्षण अधिक परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इस कारण मानव समूहों को प्रजातिगत भेद के माध्यम से पहचाना जा सकता है। सर्वश्री हडलिका महोदय के अनुसार प्रजाति किसी भी जाति के अंतर्गत वह स्थिर धारा अथवा मोटे तौर पर रक्त संबंधित व्यक्ति है जिनमें सतत अर्थात वंशानुगत रूप से कुछ निश्चित शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो कि उन्हें अन्य सभी धाराओं या प्रजातियों से स्पष्टतः पृथक करती है। मजुमदार महोदय के मतानुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके तो चाहे वह जैविकीय समूह के सदस्य कितने भी बिखरे क्यों न हों, वे एक प्रजाति हैं। श्री हर्बल के अनुसार प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग रखने वाले अंतः संबंधित मानवों का एक वृहद समूह है। छात्रों, प्रजाति की कुछ विशेषताएं जिन पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों के कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण अथवा शारीरिक विशेषताएं सामान्य होती हैं जिस आधार पर उन्हें दूसरे प्रजाति से भिन्न पहचाना जा सकता है। दूसरी विशेषता है यह विशिष्ट शारीरिक लक्षण वंशानुगत होते हैं एवं पर्यावरण के प्रभावों से बहुत अधिक परिवर्तित नहीं होते, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग एक से देखने को मिलते हैं। छात्रों, प्रजाति की तीसरी विशेषता है यह विशिष्ट शारीरिक लक्षण व्यक्तियों के विशाल समूह में पाए जाने पर ही प्रजाति शब्द से परिभाषित किए जाते हैं। श्री कोबर के अनुसार प्रजाति एक ऐसा समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण या उपजाति के द्वारा सूचित है। प्रजाति वंशानुक्रम और वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित लक्षण जो एक समूह के सदस्यों में पाए जाते हैं, इन तत्वों पर निर्भर है। श्री कुन ने कहा है कि मानवों में प्रजातियों का वर्गीकरण उतना ही निश्चयपूर्वक कर सकते हैं जितना कि अन्य प्राणियों का। भिन्न भिन्न भौगोलिक पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के मानव देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रजातियों का वर्गीकरण आनुवंशिक तत्वों के माध्यम से करते हैं क्योंकि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसका वर्गीकरण मात्र वंशानुगत शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार प्रजातियों का वर्गीकरण जीन पर आधारित होना चाहिए, वही अधिक वैज्ञानिक है। बाइड महोदय के अनुसार जीन आधारित प्रजाति का अर्थ यह नहीं कि वह एक ऐसा मानव समूह है जिसमें एक ही प्रकार के जीन वाले मानव पाए जाते हों। डोबेजांस्की एवं एपलिंग के अनुसार पूर्ण रूप से समान जीन वाले मानव इस धरा पर देखने को नहीं मिलते हैं। एक ही प्रजाति में जीनों की विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यदि समान जीन संरचना के आधार पर
मानवों को समूह में वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो समान जीन संरचना वाले लोग प्रत्येक प्रजाति में अनेक न होकर मात्र एक व्यक्ति होगा जो समान जीन संरचना के आधार पर प्रजाति विशेष का प्रतिनिधित्व करेगा। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जुड़वां बच्चों में जीन्स की समानता दृष्टिगोचर होती है। सर्वश्री डोबेजांस्की एवं एप्लिंग का यह मत कि कम से कम एक सामान्य जीन अथवा गुणसूत्र का समान कुछ अंश किसी प्रजाति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तथ्य है, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि व्यक्ति जीन अ द्वारा एक प्रजाति का सदस्य व ब जीन द्वारा किसी अन्य प्रजाति का सदस्य होगा। वस्तुतः प्रजाति किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन वह कई व्यक्तियों का समूह है जो कि एक भौगोलिक भूभाग में देखने को मिलते हैं एवं उनमें कुछ सामान्य जीन पाए जाते हैं। फिर भी एक ही प्रजाति के सदस्यों में भी भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने मत जीन अथवा गुणसूत्रों में कितनी भिन्नता होनी चाहिए जिनसे दो प्रजातियों को भिन्न किया जा सके प्रस्तुत किए हैं। सर्वश्री चार्ल्स एवं गुडविन महोदय का मत है कि दो प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु कम से कम 50 जीनों की विभिन्नता पाई जानी आवश्यक है। कुछ मानव वैज्ञानिकों का मत है कि प्रजातियों में इतनी अधिक भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है कि उन्हें अलग अलग वंशों में विभाजित कर अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। इन वैज्ञानिकों का मत यह है कि यूरोपियन एवं निग्रो प्रजाति में न केवल त्वचा के रंग का अंतर देखने को मिलता है, बल्कि उनके अंग प्रत्यंग एवं अस्थियों के अनुपात इत्यादि में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। कुल मिलाकर प्रजाति को एक ऐसा मानव समूह कहा जा सकता है जो कि अन्य मानव समूहों से अधिक जीन आवृत्ति पर आधारित होता है। छात्रों, अब हम प्रजाति के वर्गीकरण के आधार पर चर्चा करेंगे। प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, अतः इनका आधार कुछ शारीरिक विशेषताएं हैं। इन शारीरिक विशेषताओं की मानव विज्ञानी विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों एवं प्रविधियों के माध्यम से परीक्षा एवं नाप जोख की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। सामान्यतः प्रजाति वर्गीकरण ऐसे शारीरिक लक्षणों का आधार मानकर संपन्न किया जाता है जिन शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव प्रायः न के समान देखने को मिलता है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रजातीय वर्गीकरण हेतु अधिक से अधिक संख्या में व्यक्तियों का अध्ययन, अवलोकन एवं परीक्षण के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। प्रजातियों के अध्ययन में आयु एवं लिंग भेद को ध्यान में रखकर परीक्षण करना आवश्यक है। सामान्यतः प्रजातियों के वर्गीकरण में 3 प्रकार के शारीरिक लक्षणों को आधार मानकर अध्ययन का प्रयास किया जाता है। पहला, निश्चित शारीरिक लक्षण, दूसरा अनिश्चित शारीरिक लक्षण और तीसरा जीन आकृतिक अथवा आनुवंशिकी शारीरिक लक्षण। छात्रों, अब हम इन तीनों प्रकार के लक्षणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला मुख्य बिंदु है निश्चित शारीरिक लक्षण। इसके अंतर्गत वे शारीरिक लक्षण शामिल हैं जिनकी परीक्षा एवं नापजोख निश्चित तौर पर की जा सके। इन शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव न के समान पड़ता है। इस आधार पर इन्हें निश्चित शारीरिक लक्षणों के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर सिर की बनावट, रक्त समूह, कद, चेहरे की बनावट एवं देशना इत्यादि को प्रमुख माना जाता है। इन शारीरिक लक्षणों की माप एंथ्रोमोमेट्रिक रॉड, भार मापक यंत्र, स्लाइडिंग कैलिपर, स्प्रेडिंग कैलिपर एवं टेप की सहायता से ली जाती है।
छात्रों, अब हम निश्चित शारीरिक लक्षणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला, सिर की बनावट, हेड फोम। यह महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है क्योंकि सिर की बनावट पर पर्यावरण का प्रभाव न के समान पड़ता है। सिर की बनावट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य सिर की अधिकतम लंबाई एवं चौड़ाई का पारस्परिक संबंध होता है। सिर की चौड़ाई 100 से गुणा करके अथवा सिर की अधिकतम लंबाई से भाग देने पर जो प्रतिशत निकलता है उसे शीर्ष देशना के नाम से जाना जाता है। यह देशना इस प्रकार आंकी जाती है: सिर की अधिकतम चौड़ाई अपॉन सिर की अधिकतम लंबाई इंटू 100। शीर्ष देशना के आधार पर सिर के बनावट को सामान्यतया 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, दीर्घ कपाल या लंबे सिर। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 75 से कम देखने को मिलती है। दीर्घ कपाल निग्रो प्रजाति का विशिष्ट लक्षण है। इस प्रकार के कपाल अमेरिकन इंडियंस तथा यूरोप के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में रहने वाले लोगों का होता है। भारतीय संदर्भ में दीर्घ कपाल पंजाब, राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों में देखने को मिलता है। मध्य कपाल। इस प्रकार के कपालों की देशना 75 से 80 के बीच पाई जाती है। नॉर्डिक प्रजाति के लोगों का यह विशिष्ट लक्षण है। प्रथु कपाल या चौड़े सिर। इस प्रकार के सिर अथवा कपाल की देशना 80 से अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार के सिर अल्पाइन, आर्मिनोयड एवं डिनारी प्रजाति के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। भारतीय संदर्भ में चौड़े सिर वाले लोग मध्य भारत, गुजरात, चटगांव, बंगाल, आसाम आदि में देखने को मिलते हैं। सर्वश्री मार्टिन महोदय ने शीर्ष देशना के आधार पर सिर की बनावट को 5 भागों में विभाजित किया है। पहला, अत्यधिक लंबे एवं सकरे सिर। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 69.9 से कम देखने को मिलती है। दूसरा, दीर्घ कपाल। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 70 से 75 के बीच पाई जाती है। तीसरा, मध्य कपाल। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 76 से 80.9 के बीच देखने को मिलती है। चौथा, छोटे एवं चौड़े सिर। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 81 से 85.5 के बीच पाई जाती है। अंतिम और पांचवा, अत्यधिक छोटे एवं चौड़े सिर। इस प्रकार के कपाल अथवा सिर की देशना 85.6 से अधिक देखने को मिलती है। सिर की देशना के आधार पर मानव समूहों को भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, किंतु शीर्ष देशना पूर्णतः प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार योग्य तथ्य नहीं है, क्योंकि कोकेशॉयड प्रजाति के सदस्यों में लंबे, चौड़े एवं मध्यम तीनों प्रकार के कपाल पाए जाते हैं। कपाल क्षमता भी प्रजाति वर्गीकरण में सहायक भूमिका का निर्वाह करती है, किंतु कपाल क्षमता जीवित मानवों में मापना संभव नहीं है। कपाल क्षमता सदैव कंकाल कोटि में संभव है, अतः जीवित मानव समूहों में इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। कपाल क्षमता का उपयोग प्रागैतिहासिक कपालों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। छात्रों, प्रजाति के शारीरिक लक्षणों में दूसरा मुख्य बिंदु है चेहरे की बनावट। सिर की बनावट की भांति चेहरे की बनावट भी देशना के माध्यम से ज्ञात की जाती है। देशना ज्ञात करने हेतु चेहरे की चौड़ाई को 100 से गुणा कर अथवा चेहरे की अधिकतम लंबाई से भाग देने पर जो प्रतिशत निकलता है उसे चेहरे की देशना के नाम से जाना जाता है। जैसे चेहरे की अधिकतम चौड़ाई अपॉन चेहरे की अधिकतम लंबाई इंटू 100 बराबर चेहरे की देशना। चेहरे की देशना के आधार पर चेहरे की बनावट को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अत्यधिक चौड़ा चेहरा।
इस प्रकार के चेहरे की देशना सदैव 78.9 से कम देखने को मिलती है। चौड़ा चेहरा, इस प्रकार के चेहरे की देशना 79 से 83.9 के बीच देखने को मिलती है। मध्यम चेहरा, इस प्रकार के चेहरे की देशना 84 से 87.9 के बीच देखने को मिलती है। दीर्घ चेहरा, इस प्रकार के चेहरे की देशना 88 से 92.9 के बीच देखने को मिलती है। अत्यधिक दीर्घ चेहरा, इस प्रकार के चेहरे की देशना सदैव 93 से अत्यधिक देखने को मिलती है। उपरोक्त चेहरे के प्रकार अथवा बनावट के आधार पर मानव समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, किंतु चेहरे की बनावट पूर्णतः प्रजाति वर्गीकरण में उपयोगी नहीं है। कुछ प्रजातियों में चेहरे की बनावट एवं सिर की बनावट में साम्य देखने को नहीं मिला। चेहरे की बनावट के अंतर्गत एक और तथ्य महत्वपूर्ण है, जिसका कि अध्ययन प्रजातीय वर्गीकरण करते समय मानव विज्ञानी करते हैं। वह है प्रोग्नेथिज्म, अर्थात चेहरे का आगे की ओर निकलना होना। निग्रो प्रजाति में इस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है। मंगोलियन एवं कोकेशियन प्रजातियों में तुलनात्मक कम मात्रा में प्रोग्नेथिज्म का लक्षण दृष्टिगोचर होता है। जिन प्रजातियों में अथवा लोगों में प्रोग्नेथिज्म के लक्षण का अभाव देखने को मिलता है, ऑर्थोग्नेथिज्म के नाम से जाना जाता है। छात्रों, अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, वह है नाक की बनावट। सिर एवं चेहरे की बनावट की भांति नाक की बनावट भी एक निश्चित शारीरिक लक्षण है। नाक की बनावट पर भी पर्यावरण का प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। नाक की बनावट को प्रजाति वर्गीकरण का आधार मानने में सर्वश्री थॉमसन एवं बक्सटन महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। सिर एवं चेहरे की बनावट की भांति नाक की बनावट भी प्रमुखतया देशना के माध्यम से निर्धारित की जाती है। देशना ज्ञात करने में नाक के चौड़ाई में 100 से गुणा कर नाक की लंबाई में भाग देते हैं। छात्रों, अब हम दीर्घ एवं लंबी नासिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार की नासिका की देशना जीवित लोगों में 70 से कम व कंकालीय कपालों में 47 से कम देखने को मिलती है। इस प्रकार की नाक कोकेशॉयड प्रजाति का प्रमुख लक्षण है। भारतीय संदर्भ में कश्मीर, पंजाब व राजस्थान में लंबी नासिका पाई जाती है। मध्यम नासिका, इस प्रकार की नासिका की देशना जीवित मनुष्यों में 70 से 84 के बीच, कंकालीय कपालों में 47 से 51 के बीच देखने को मिलती है। मंगोल प्रजाति के सदस्यों में इस प्रकार की नासिका पाई जाती है। चौड़ी नासिका, इस प्रकार की नासिका की देशना जीवित व्यक्तियों में 84 से अधिक व कंकालीय कपालों में 51 से अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार की नासिका निग्रो प्रजाति के सदस्यों में पाई जाती है। भारतीय संदर्भ में चौड़ी नासिका मद्रास, मध्य प्रदेश एवं छोटा नागपुर आदि में देखने को मिलती है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयु तथा लिंग के अनुसार नासिका देशना में भी अंतर दृष्टिगोचर होता है। अतः प्रजातियों एवं मानव समूहों के तुलनात्मक अध्ययन के समय आयु तथा लिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों, प्रजाति के शारीरिक लक्षणों में अब हम कद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रजाति वर्गीकरण का एक और महत्वपूर्ण आधार कद भी है। हालांकि कद पर्यावरण से प्रभावित होता है, फिर भी विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों में भेद करने हेतु कद महत्वपूर्ण लक्षण है। मंगोलायड प्रजाति के सदस्यों में कद छोटा देखने को मिलता है, जबकि कोकेशॉयड प्रजाति के सदस्य तुलनात्मक लंबे कद के पाए जाते हैं। छात्रों, शारीरिक लक्षणों में अब हम महत्वपूर्ण बिंदु रक्त समूह पर चर्चा करेंगे। प्रजातीय वर्गीकरण में रक्त समूह भी सहायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। विभिन्न प्रजातियों को रक्त समूहों के वितरण के आधार पर भिन्न करने का प्रयास किया जाता है। 4 प्रकार के रक्त समूह प्रमुखतया उपयोग में लाए जाते हैं: ए बी,
एवं ओ रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके अतिरिक्त अनेक और रक्त समूह हैं जिन्हें प्रजाति वर्गीकरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पश्चिमी यूरोप में निवास करने वाले लोगों में ए रक्त समूह एवं अमेरिका के रेड इंडियंस में ओ रक्त समूह की प्रधानता देखने को मिलती है। छात्रों, अब हम अन्य निश्चित शारीरिक लक्षणों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन शारीरिक लक्षणों की चर्चा की है, इसके अलावा अन्य शारीरिक लक्षण हैं जबड़ों की माप अथवा बनावट, मुखाकृति, बाहु तथा पाद स्थितियों की लंबाई एवं अनुपात, वक्षस्थल, बाहु, जंघाओं आदि की परिधि, कर्ण संबंधी मापें आदि। छात्रों, अभी हमने निश्चित शारीरिक लक्षणों के आधार पर शारीरिक बनावट की चर्चा की थी। अब हम अनिश्चित शारीरिक लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत वे शारीरिक लक्षण शामिल हैं जिनके निश्चित रूप से नाप जोख संभव नहीं है। अनिश्चित शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। प्रमुख अनिश्चित शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे त्वचा का रंग। प्रजातीय वर्गीकरण हेतु त्वचा का रंग भी प्रयोग में लाया जाता है। जलवायु का प्रभाव त्वचा के रंग पर स्पष्टतया आंका जा सकता है, फिर भी प्रजाति वर्गीकरण का सहायक आधार है। कॉकेशॉइड प्रजाति के सदस्यों का रंग श्वेत, मंगोलॉयड प्रजाति के सदस्यों की त्वचा का रंग पीला एवं निग्रोइड प्रजाति के सदस्यों का रंग काला पाया जाता है। दूसरा है केशों के रंग एवं प्रकार। त्वचा की भांति केश प्रकार भी प्रजातीय वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। केशों का रंग, मोटाई एवं संरचनात्मक आकार आदि महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें प्रजाति वर्गीकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सर्वश्री बिल्स तथा हाइजर महोदय ने 5 प्रकार के केशों की संरचना का उल्लेख किया है। पहला, सीधे केश। दूसरा, लहरदार केश। तीसरा, घुंघराले केश। चौथा, ऐंठनदार केश। और पांचवा, ऊनी केश। सीधे केश प्रधानतया मंगोलॉयड प्रजाति के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। लहरदार केश कॉकेशॉइड प्रजाति के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। घुंघराले केश पश्चिमी यूरोप, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ऐंठनदार केश ओशियोनिक निग्रो लोगों में देखने को मिलते हैं। ऊनी केश निग्रो प्रजाति के सदस्यों में देखने को मिलते हैं। केश संरचना के साथ साथ केश रंग भी महत्वपूर्ण तथ्य है। शरीर पर बालों का वितरण एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। कॉकेशॉइड प्रजाति के सदस्यों के शरीर पर बालों का वितरण अधिक एवं मंगोलॉयड तथा निग्रो प्रजाति के सदस्यों में बालों का वितरण कम देखने को मिलता है। छात्रों, अब हम अनिश्चित शारीरिक लक्षण में आँखों का रंग और बनावट पर चर्चा करेंगे। त्वचा एवं केशों के रंग की भांति आँखों के रंग का प्रयोग प्रजाति वर्गीकरण में किया जाता है। कॉकेशॉइड प्रजाति के सदस्यों की आँखों का रंग प्रधानतया नीला, भूरा आदि देखने को मिलता है। बम्बई के कोकणस्थ ब्राह्मणों में धूसर रंग एवं उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में नीले रंग की आंखें देखने को मिलती हैं। सर्वश्री मार्टिन एवं सालर महोदय ने 8 प्रकार के नेत्रों के रंग का वर्णन किया है। आँखों की बनावट कुछ प्रजातियों में अपनी विशिष्टता दर्शाती है। दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व जापान के बादाम के आकार की तिरछी आंखें पाई जाती हैं। इस प्रकार की आंख अधखुली होती है। इसी प्रकार मंगोल प्रजाति के सदस्यों में एक विशेष प्रकार की आंख की बनावट देखने को मिलती है जिसे मंगोलायन नेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें आंख की बाहरी त्वचा के ऊपरी सतह पर एक तह देखने को मिलती है जिसे एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। छात्रों, अब हम अनिश्चित शारीरिक लक्षणों में कर्ण प्रकार का वर्णन करेंगे। कर्णों के आकार प्रकार भी प्रजाति वर्गीकरण में सहायक भूमिका का निर्वाह करते हैं।
कुछ प्रजातियों में कर्ण छोटे एवं गोल आकार में देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ प्रजाति के सदस्यों में कर्णपाली अथवा डार्विन बिंदु भी पाया जाता है। छात्रों, अब हम ओष्ठ के प्रकार पर चर्चा करेंगे। ओष्ठ के प्रकार भी प्रजाति के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ओष्ठ को मानव विज्ञानी दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, त्वचा से घिरा हुआ ओष्ठ, दूसरा कलावत ओष्ठ या लाल रंग का। कलावत ओष्ठ का आकार एवं प्रकार भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। निग्रो प्रजाति के सदस्यों में यह अधिक मोटा एवं बाहर की ओर मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार ओष्ठ का आकार एवं प्रकार भी महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण है। छात्रों, प्रजाति वर्गीकरण के आधारों में अभी तक हमने निश्चित शारीरिक लक्षण और अनिश्चित शारीरिक लक्षणों पर चर्चा कर ली है। अब हम तीसरा प्रमुख आधार जीन आकृतिक अथवा आनुवंशिकी शारीरिक लक्षण पर चर्चा करेंगे। निश्चित एवं अनिश्चित शारीरिक लक्षण दृश्य प्रकृति के हैं, जो एक सीमा तक जलवायु, पोषण एवं वातावरण से प्रभावित होते हैं। इनमें से तमाम लक्षण आनुवंशिक होते हैं, किंतु जिन आकृतिक लक्षणों पर जलवायु एवं पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह पूर्णतः जीन आकृति अथवा आनुवंशिकता पर आधारित है। इनमें से प्रमुख जीन आकृतिक लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, सोरम संबंधी या ब्लड ग्रुप्स। विभिन्न प्रजातीय तथ्यों में भिन्न भिन्न सोरम संबंधों की विशेषताएं देखने को मिलती है, यथा ABO, MN, RH, P तथा लूथरन एवं किड रक्त समूह इत्यादि। पहला, ABO रक्त समूह। यह सीरम संबंधी सर्वाधिक उल्लेखनीय रक्त समूह है। समान रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त सदैव समान रक्त समूह के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों एवं अमेरिकन इंडियन समूह में ए रक्त समूह, मध्य एवं दक्षिण एशिया में बी रक्त समूह, एशिया में ओ रक्त समूह की प्रधानता देखने को मिलती है। ए रक्त समूह के उपसमूह भी पाए जाते हैं, जिन्हें A1, A2, A3, A4 एवं A5 के नाम से जाना जाता है। ए उप रक्त समूह सोरम की प्रतिक्रिया रिएक्शन की शक्ति पर निर्भर है। उप रक्त समूह A1 में प्रतिक्रिया सर्वाधिक देखने को मिलती है। यह मानव समूहों में अधिकतम पाया जाता है। A2 उप रक्त समूह में भी कुछ प्रजातीय तथ्यों में देखने को मिलती है। A3 उप रक्त समूह मात्र 2% मानव समूहों में देखने को मिलता है। A4 एवं A5 रक्त समूह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। दूसरा है एम तथा एन रक्त समूह। ABO रक्त समूह के साथ साथ MN कारक भी पाए जाते हैं। इनका ABO रक्त समूह से कोई संबंध नहीं है। यह MN अथवा MN हो सकते हैं। विश्व की जनसंख्या में M लगभग 30%, N लगभग 20% एवं MN कारक 50% देखने को मिलता है। यह अनुरूपता यूरोप, अमेरिका, मिस्र, चीन, जापान एवं कोरिया में निवास करने वालों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार साथ साथ एस एवं एस कारक की भी खोज हुई है, जो कि MN रक्त समूह से संबंधित है। इस प्रकार 4 प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं, जिन्हें मानव शास्त्र में MS, MS, NS, NS नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे RH कारक। सीरम संबंधी विशेषताओं में RH कारक का भी अध्ययन मानव समूहों को वर्गीकृत करने हेतु किया जाता है। यह मोटे तौर पर 2 प्रकार का RH+ एवं RH- होता है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे लूथरन एवं किड रक्त समूह। लूथरन एवं किड रक्त समूह भी प्रजाति वर्गीकरण हेतु सहायक भूमिका का निर्वाह करता है। लूथरन रक्त समूह 96% लोगों में देखने को मिलता है। यह अमेरिकन श्वेत प्रजाति में
50%, अफ्रीकी निग्रो प्रजाति में 78% देखने को मिलता है। छात्रों, अब हम अध्ययन करेंगे डफी रक्त समूह। डफी नामक एक अन्य रक्त समूह की खोज हुई। यह चीन में निवास करने वाले मंगोलायड प्रजाति में देखने को मिला। पश्चिमी अफ्रीका में भी इसकी 90% आवृत्ति पाई गई। छात्रों, जीन आकृतिक अथवा अनुवंशिकी शारीरिक लक्षण के दूसरी विशेषता हस्त, अंगुल एवं पद चिन्ह एवं रेखाओं पर हम चर्चा करेंगे। प्रजातीय वर्गीकरण में हस्त, अंगुल एवं पद की रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। रेखाओं से संबंधित फॉर्मूले एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्नता दर्शाती हैं। सर्वश्री वाइडलर महोदय ने श्वेत प्रजातियों में, मंगोल प्रजाति में, निग्रो प्रजाति में आदि में इन बातों का उल्लेख किया है कि इस प्रकार पाद रेखाएं भी भिन्नताएं दर्शाती हैं जिन्हें प्रजाति वर्गीकरण में प्रयुक्त किया जाता है। हस्त, अंगुल एवं पाद पर कई प्रकार के चिन्ह अथवा आकृतियां यथा शंख, चक्र एवं वर्तखंडीय पाए जाते हैं। यह चिन्ह भी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्नता दर्शाते हैं। यूरोप में पाई जाने वाली प्रजाति में चक्र कम एवं वर्तखंडीय की प्रधानता देखने को मिलती है। निग्रो प्रजाति में भी वर्तखंडीय की प्रधानता देखने को मिलती है। एस्किमो लोगों की उंगलियों पर चक्र अधिक पाए जाते हैं। छात्रों, अब हम स्वेद ग्रंथियों पर चर्चा करेंगे। हस्त, पैर एवं अंगुल पर पाई जाने वाली स्वेद ग्रंथियां भी प्रजाति वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। वस्तुतः जो मानव समूह गर्म पर्यावरण में निवास करते हैं उनमें पसीने अथवा स्वेद ग्रंथियां अधिक एवं आकार में बड़ी देखने को मिलती हैं। सर्वश्री क्लार्क एवं लेमन महोदय ने प्रति सेंटीमीटर स्वेद ग्रंथियों को गिनती कर मानव समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ेंगे स्वाद एवं आर्वादिता की परख के आधार पर वर्गीकरण। स्वाद एवं आस्वादिता का प्रयोग फिनाइल थार्बोकार्बामाइट के आधार पर किया गया है। रंग की विभिन्नता न करने के आधार पर कुछ मनुष्यों में लाल एवं हरे रंग में भेद करने की क्षमता देखने को नहीं मिलती है। उनमें कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण पाया जाता है। यूरोप एवं अमेरिका में निवास करने वाले मानव समूहों में कुछ एस्किमो लोगों में रंग भेद न करने की क्षमता देखने को मिलती है। यह कारक भी मानव समूहों में भेद हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला मुख्य बिंदु है सिकलिंग। एनीमिया से प्रभावित मानव समूहों में कोशा कभी कभी सिकुड़ी हुई दृष्टिगोचर होती है, उसे सिकलिंग कहते हैं। कुछ मानव समूहों में इसका प्रतिशत कम एवं कुछ मानव समूहों में इसका प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है। भारतीय संदर्भ में दक्षिण भारत के द्रविड़ लोगों में अधिक एवं उत्तर भारत में बहुत कम सिकलिंग का लक्षण देखने को मिलता है। इस प्रकार उपरोक्त शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण संभव है। यह लक्षण एक समूह से दूसरे मानव समूह में भिन्नता दर्शाते हैं।